जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है ग्रीनलैंड, द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। तो इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने इसके पहले चैप्टर में पढ़ लिया था और इस चैप्टर में हम लोग इसके आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं आगे का पार्ट। ग्रीनलैंड is a low plate surrounded by coastal mountains which are always covered with thick snow। तो जैसे हम लोग प्लेट के बारे में पढ़े होंगे, जो प्लेट्यू क्या होते हैं। प्लेट वो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो कुछ पार्ट उठे होते हैं उनको हम प्लेट कहते हैं, या कुछ लोग प्लेट्यू भी कहते हैं। तो यहाँ जो प्लेट्यू है ये ज़्यादा ऊपर नहीं उठे हैं, वो ज़मीन के नीचे ही हैं और साथ में ये पूरे के पूरे बर्फ़ से ढके हुए हैं। सराउंडेड बाय स्नो या कवर्डेड बाय स्नो का मतलब है कि पूरे के पूरे बर्फ़ से ढके हुए हैं। ड्यूरिंग स्प्रिंग ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ द आइस ब्रेक ऑफ फ्रॉम द मेन मास ऑफ आइस एंड फ्लोट इनटू द ओशियन। तो जब गर्मी बढ़ती है, ऋतुएं चेंज होती हैं, मौसम परिवर्तन होता है, तो ये जो बड़ी बड़ी बर्फ़ की जो आपकी सिल्लियाँ जैसे दिख रही होंगी ये पिघलने लगते हैं। और ये सब क्या होते हैं पिघलने के बाद, ये सब जाके मिल जाते हैं समुद्र में। समुद्र मतलब सी में मिलने लगते हैं, जिससे सी का लेवल भी काफ़ी इंक्रीज होता है। दीज आर कॉल्ड आइसबर्ग्स, और इन्हीं को कहा जाता है आइसबर्ग्स। दे कैन बी अ ग्रेट थ्रेट टू द शिप्स इन 1912। तो और 1912 में मतलब 1912 में ये सारी चीज़ें काफ़ी ग्रेट थ्रेट हुआ करती थी। इनसे काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी शिप्स को, मतलब जो पानी में चलने वाली जहाज़ होती हैं, जिनको जनरली लोग बच्चे ऐसे बोलते हैं, पानी में चलने वाली जहाज़ जिनको शिप कहा जाता है। और एक बहुत फेमस शिप थी जिसका काफ़ी नुकसान हुआ था इससे, आइसबर्ग से। उसका नाम था टाइटैनिक। टाइटैनिक सैंक आफ्टर हिटिंग एन आइसबर्ग। और टाइटैनिक बहुत बड़ी शिप थी और बहुत बड़ी फेमस शिप है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ये इसी तरीके से सी में जा रही थी और ये इसी तरीके के एक बड़े से आइसबर्ग से टकरा जा गई और टकराने के बाद उसमें काफ़ी सारा नुकसान हो गया। नाउ डेज द इंटरनेशनल आइस पेट्रोल कीप्स अ विजिल ऑन द आइसबर्ग। और इस समय क्या होता है, यही ध्यान रखने के लिए आइसबर्ग में कोई और शिप ना टकरा जाए, यह ध्यान रखने के लिए एक इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया, जो ये ध्यान देता है कि अगर किसी एरिया में ऐसे आइसबर्ग हैं तो उस एरिया में पानी में चलने वाली ना कोई नाव जाए, ना पानी में चलने वाली कोई जहाज़ जाए। क्योंकि अगर इधर जाएगी उस एरिया में तो अगर इससे टकरा गई तो टकराने के बाद काफ़ी नुकसान हो सकता है, जैसा नुकसान टाइटैनिक शिप में हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए होंगे आइसबर्ग्स के बारे में। अब आगे हम देखेंगे क्लाइमेट के बारे में, कैसा है ग्रीनलैंड का क्लाइमेट। तो बीइंग इन द पोलर रीजन, ग्रीनलैंड एक्सपीरियंसेस एन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। तो जैसा कि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्थ पोलर रीजन में है, जिस वजह से यहाँ पूरे साल में काफ़ी ठंडी पड़ती है और ये ठंडी पूरे साल ही एकदम बनी रहती है। इट हैज़ 9 to 10 months ऑफ विंटर। यहाँ पूरे साल ठंडी रहती है, खासकर 9-10 महीने तो पूरे तरीके से ठंडी रहती है। जैसे हमारे देश में दिसंबर और जनवरी में जिस प्रकार की ठंडी पड़ती है, ग्रीनलैंड कंट्री में कम से कम 9 से 10 महीने उस प्रकार की ठंडी पड़ती रहती है। व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बच्चों, एक टेम्परेचर के बाद कोई चीज़ जमने लगती है। जैसे पानी है तो एक टेम्परेचर के बाद वो क्या होगा, ज़्यादा ठंडा होगा, मिलेगा उसको टेम्परेचर, तो वो जम जाएगा। तो 0 डिग्री से भी कम का टेम्परेचर होता है। ऐसा सिर्फ 2 महीने होते हैं जब 0 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर ग्रीनलैंड के लोगों को महसूस होता है। और वो कौन सा महीना होता है, वो ऐसा सिर्फ 2 महीना होता है, 2 months। द क्लाइमेट अलॉन्ग द कोस्ट इज जनरली प्लीजेंट ड्यूरिंग द समर। खासकर जो कॉस्ट मतलब वही तटीय इलाके जो होते हैं, तटीय समुद्र के तटीय इलाके जो होते हैं, वहाँ पे खासकर जो समर के टाइम में है वहाँ पे प्लीजेंट मतलब एक ठीक ठाक सा जो समर होती है वो लोग वहाँ की महसूस करते हैं। ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ये तटीय इलाके मतलब जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। द ईस्टर्न कोस्ट इज़ कोल्डर देन द वेस्टर्न कोस्ट। और इस कंट्री की जो ईस्टर्न कोस्ट है वो ज़्यादा कोल्ड होती है मुकाबले या कंपैरिजन टू वेस्टर्न कोस्ट के। आगे देखते हैं नुक विच इज़
ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एक्सपीरियंसेस मिड समर टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहीं पे एक जगह है नुक, जो कि वेस्टर्न कोस्ट पे स्थित है। अभी हमने पढ़ा कि वेस्टर्न कोस्ट का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है ईस्टर्न कोस्ट के टेम्परेचर के मुकाबले में। नुक का क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और यहाँ पे जो यहाँ की जो 2 महीने की गर्मी होती है उसमें यहाँ ये 10 डिग्री तक के टेम्परेचर को महसूस करते हैं। अब आप सोचिए कि 10 डिग्री टेम्परेचर, 10 डिग्री टेम्परेचर को हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम लोग गर्मी मान रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे कितनी ठंडी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और देख लेते हैं वेजिटेशन के बारे में। तो वेजिटेशन कैसा है वहाँ का, मतलब वहाँ के पेड़ पौधे, फॉरेस्ट, जंगल या ये सारी चीज़ें कैसी हैं, आइए जानते हैं। ड्यू टू द कोल्ड क्लाइमेट नो प्लांट्स कैन ग्रो इन ग्रीनलैंड। अब इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि कोई भी प्लांट वहाँ ग्रो नहीं कर पाते हैं। कोई भी प्लांट, खासकर जो छोटे मोटे पौधे होते हैं, वो तो एकदम ही ग्रो नहीं कर पाते हैं। हेंस देयर आर नो फॉरेस्ट, जिसकी वजह से वहाँ कोई घना जंगल या फॉरेस्ट नहीं है। इतनी ठंडी है कि फॉरेस्ट वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। द नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड्स मॉसेस, फॉक्स, लिंचेस, ग्रासेज एंड बसेस विच ग्रो इन द शॉर्ट समर सीजन। बस दो तीन महीने की वहाँ गर्मी का सीजन आता है, उसी सीजन में कुछ वहाँ पे ग्रासेस, फ्रंस, मॉसेस और बसेस, ये सारी चीज़ें कुछ समय के लिए होती हैं। फिर से जब ठंडी बढ़ने लगती है तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने, इस टॉपिक में हमने 2-3 चीज़ों को कवर किया, और अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में कि ग्रीनलैंड का वाइल्ड लाइफ कैसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।